मेरे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी बताइए। तो यहाँ पर देखो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 तारीख को आप लोगों का जो पहला पेपर है, 18 फरवरी को आप लोगों का पहला पेपर है, हिंदी का पेपर है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर मैं हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो कि 18 फरवरी को पूछे जाएंगे, सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखना, मेरी गारंटी है कि आप लोगों को जब 18 तारीख को जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये वही क्लास है जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए। पूरी क्लास देखना, 70 में 70 नंबर वाली क्लास है। सब कुछ मैं बताऊंगा, चाहे निबंध हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, चाहे हिंदी के गद्यांश पद्यांश हो, चाहे संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हो, A to Z फुल जानकारी देने वाला हूँ। जो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। तो पूरा भाई एंड तक देखना क्लास को, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम आप लोगों को मात्र एक ही क्लास में आप लोगों के 70 में 70 नंबर की गारंटी ले रहा हूँ, फुल गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को मात्र एक ही क्लास में 70 में 70 नंबर देने वाला हूँ। अब देखो सबसे पहले जितने भी बच्चे 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। मैं जो प्रश्न बताऊंगा वो सारे के सारे प्रश्न 101% गारंटी के साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखो सारे के सारे यही प्रश्न आएंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के पेपर के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जीवन परिचय। पेपर में आप लोगों को कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करना है। अच्छा, मात्र मैं आप लोगों को 2 से 3 जीवन परिचय बताऊंगा और मात्र बस वही जीवन परिचय तैयार कर लेना, और उसमें से ही आप लोगों को एक जीवन परिचय पेपर में मिल जाएगा। फिर देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा गद्यांश तैयार करना है, कौन सा पद्यांश तैयार करना है। गद्यांश पद्यांश भी 6 6 नंबर के गद्यांश पद्यांश भी आते हैं। इसके बाद फिर देखो निबंध में आप लोगों को क्या क्या निबंध तैयार करना है। निबंध में देखो मात्र आप लोगों को 1 2 निबंध बताऊंगा, 7 नंबर का निबंध भी आता है। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ तो वो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश जो होते हैं, 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश आता है, 5 नंबर का संस्कृत का पद्यांश, मतलब कि 10 नंबर का आप लोगों का संस्कृत का गद्य पद आता है। पत्र लेखन भी बताऊंगा। पत्र लेखन जो होता है 4 नंबर का पत्र लेखन भी आता है। फिर मैं आप लोगों को बहुकल्पी प्रश्न भी बताऊंगा। अच्छा, बहुकल्पी प्रश्न जो होते हैं 20 नंबर का बहुकल्पी प्रश्न है। तो इस तरीके से मिलाकर मैं आप लोगों के 70 में 70 नंबर पक्के करने वाला हूँ। मात्र मेरे बच्चों बस इस क्लास को पूरा देख लेना, आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं कटेगा, आप लोगों का 70 में 70 नंबर लाओगे। बस आप लोग पूरा का पूरा क्लास देखिए। अब चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूँ कि हिंदी की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जीवन परिचय से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मैं जीवन परिचय से स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला टॉपिक है मेरा जीवन परिचय। अब चलो मैं आप लोगों को बताऊंगा जीवन परिचय में आप लोगों को कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करना है। देखो सबसे पहले जीवन परिचय में क्या करना है आप लोगों को कि कवियों में से हम देखते हैं कि कवि में से आप लोगों को कवि का जीवन परिचय होता है। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा और 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा। तो 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा और 5 नंबर का लेखक का भी जीवन परिचय आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, देखो कवियों में से आप लोगों को महादेवी वर्मा और यहाँ पर सूरदास जी का तैयार करो और तुलसीदास जी का तैयार करो, है ना, बस। और लेखक में आप लोगों को क्या करना है, लेखक में आप लोगों को जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, ये आप लोगों को लेखक में से इन दोनों का जीवन परिचय तैयार करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कवियों में से आप लोगों को मात्र ये जीवन परिचय तैयार करना, जैसे कि आप लोगों का महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास। और लेखक में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब चलो आगे देखो निबंध में, देखो क्या क्या करना है। निबंध देख लो। निबंध में मैं आप लोगों को 2 से 3 से 4 निबंध भी बताऊंगा। निबंध में देखो कौन कौन से निबंध तैयार करना है। सबसे पहले आप लोगों को विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध तैयार करना है, इस पर निबंध तैयार करो। फिर आप लोग जनसंख्या वृद्धि या समस्या पर निबंध तैयार करो। फिर आप लोग छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पर निबंध तैयार करो। और फिर आप लोग भारत में आतंकवाद की समस्या, इस पर निबंध तैयार करो। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को 10 नंबर का जीवन परिचय, 7 नंबर का निबंध आता है। तो मैंने आप लोगों को 17 नंबर पक्के करा दिए। 17 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को हिंदी में मतलब कि गद्यांश आता है। गद्यांश जो होता है आप लोगों का 5 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का गद्यांश आता है। तो गद्यांश जो होता है 6 नंबर का गद्यांश आता है प्लस
6 नंबर का पद्यांश आता है, मतलब 12 नंबर का आप लोगों का हिंदी में गद्यांश पद्यांश आता है। तो यहाँ पर 17+12 मतलब 29 नंबर। 29 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कौन कौन से गद्यांश और पद्यांश तैयार करना है। तो हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश वो गद्यांश जो कि 18 फरवरी को आने वाले हैं, और 18 फरवरी को आप लोगों को यहीं से ही गद्यांश पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कि 6 नंबर का गद्यांश आता है। जैसे हमारे 2 चैप्टर हैं, मात्र 2 चैप्टर ही आप लोगों को तैयार करना है। 2 चैप्टर कौन कौन से तैयार करने हैं? जैसे मेरा पहला चैप्टर है मित्रता। मित्रता चैप्टर को तैयार कर लेना, और फिर इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये 2 चैप्टर तैयार कर लेना। मात्र 2 ही चैप्टर तैयार करने हैं और कोई चैप्टर नहीं तैयार करना है। अब देखो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मित्रता चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं। जैसे हमारा पहला गद्यांश है कि कोसंग का जोर सबसे भयानक होता है और उठाती जाएगी। ये हमारा पहला गद्यांश है, जो कि देखो हमारा 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। तो इतनी बार ये गद्यांश हमारा पूछा गया। ये हमारा पहला गद्यांश है। दूसरा गद्यांश उठाएंगे कि यह कोई बात नहीं है कि डांट करके दिया देखता रहता था। अब नेक्स्ट गद्यांश देखो, गद्यांश नंबर 3 को देखेंगे कि सुंदर प्रतिमा मनभावनी चाल और समझे। तो ये हमारा देखो 2016, 2018 में आया, 2019 में आया, 2022, 2023 में आया। तो इतनी बार हमारे पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखो, मित्रता के लिए खूब निभी, तो इसको भी तैयार कर लेना, इसको भी तैयार कर लेना। तो ये देखो मैंने आप लोगों को हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश बताए। तो अब आगे देखो, ये हमारा मित्रता चैप्टर है। ये हमारा मित्रता चैप्टर के गद्यांश थे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोगों का चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का बनता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश देख लो। सबसे पहले इसके मैं आप लोगों को गद्यांश बता देता हूँ। हमारा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके गद्यांश देख लो महत्वपूर्ण। जैसे हमारा पहला गद्यांश है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान और पढ़ती है, लास्ट में दे दिया पढ़ती है, इतना इसको तैयार कर लो। 2016 में आया था, 2017, 18, 19, 22, 23 इतने साल पूछा गया। अब फिर हमारा दूसरा गद्यांश है, दूसरा हमारा गद्यांश है कि ईर्ष्या का यही काम चलाना है और पीछे हटे हैं, इसको भी तैयार कर लो। अब देखो आगे गद्यांश नंबर 3 देखो, मगर ऐसा ना आज तक हुआ और विकास करें, इसको भी तैयार कर लो। अब आगे गद्यांश नंबर 4 को देखेंगे कि एक उपवन को पाकर लगता है। ये देखो हमने इतना बता दिए। ये हमने आप लोगों को 2 चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश बताए। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को यहाँ पर संस्कृत के। अब मैं आप लोगों को संस्कृत के गद्यांश बताने वाला हूँ। तो अब चलिए यहाँ से आप लोगों का सबका स्क्रीनशॉट भी करते चलिए, है ना। तो चलो देखो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखो यहाँ से आप लोगों को इनको भी तैयार कर लेना है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश में आप लोगों को क्या करना है, कौन कौन से गद्यांश तैयार करने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जो आप लोगों का जो चैप्टर बनता है, जैसे हमारा पहला चैप्टर बन जाता है वाराणसी। वाराणसी हमारा चैप्टर बनता है जो कि हमारा 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश भी आता है, 5 नंबर का आता है। अब देखो सारे के सारे गद्यांश का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के महत्वपूर्ण गद्यांश है। जैसे ऐसा नगरी, इसको तैयार कर लेना, और कारिता लास्ट में दिया होगा, है ना। और दूसरा है हमारा इयम नगरी, लास्ट में परिपालिती दिया होगा। फिर थर्ड है मेरा कौन सा कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, प्रस्थ संति लास्ट में दिया होगा। और नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति, और ये हमारा भारतीय संस्कृति कर्तव्य लास्ट में लिखा होगा, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील और दृढ़ता चेती, इसको भी तैयार कर लो। तो ये देखो मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। इतना मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया। अब देखो ये हमारा संस्कृत का गद्यांश। अच्छा संस्कृत का गद्यांश हमारा 5 नंबर का आता है। संस्कृत का गद्यांश जो है आप लोगों का 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश आता है। अच्छा 29 में 5 जोड़ दो, 34 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। और प्लस ये हमारा संस्कृत का गद्यांश। अब मैं संस्कृत का पद्यांश भी बताऊंगा, संस्कृत का पद्यांश बताऊंगा जो कि पेपर में 5 नंबर का आता है। तो 34 में 5 जोड़ो तो 39 नंबर आप लोगों के पक्के होने वाले हैं। अब चलो संस्कृत के पद्यांश देख लो, कौन कौन से संस्कृत के पद्यांश पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पर देखो संस्कृत के पद्यांश में देखो कौन कौन से संस्कृत के पद्यांश तैयार करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे हमारा यहाँ पर बन जाता है संस्कृत का पद्यांश, जो कि पेपर में 5 नंबर का आएगा, है ना, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का आप लोगों का संस्कृत का पद्यांश आएगा। तो यहाँ पर देखो सूरदास जी के पद हैं, जैसे कि हमारा सूरदास के पद हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई बंदो ती पाई, इसको तैयार कर लेना, 5 नंबर का आएगा पेपर में। अब दूसरा हमारा दिया निर्गुण कौन देश को वासी डॉट डॉट करके दिया मतिनासी, इसको भी तैयार कर लेना। अब फिर इसके बाद आगे देखो, अब देखो ये हमारे सूरदास जी के महत्वपूर्ण पद थे। अब मैं बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण पद देख लो। जैसे रानी मैं जानी बनवास दियो है, इसको तैयार कर लो। देखो कितनी बार पूछा गया है। शीश जटा उर बाहु विशाल राबरी को हैं, इसको भी तैयार कर लो। सुनी सुंदर बैन सुधार कंजकली। तो ये देखो मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बताया। 39 नंबर आप लोगों के पक्के हो चुके हैं। और भी हमारे सामने गद्यांश है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे हमारा दिया नेक्स्ट चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत। जैसे सुमित्रा नंदन पंत में हमारा पहला चैप्टर बन जाता है चींटी। चींटी चैप्टर के महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे। जैसे चींटी को देखा डॉट डॉट करके दिया अविरत, है ना, तो इतना हमारा बन जाता है। चींटी है प्राणी सामाजिक करके दिया है जिंदगी अच्छे, इतना हमारे देखो बन गया। अब महादेवी वर्मा जी के महत्वपूर्ण पद्यांश देख लो। जैसे हमारा रूप से तेरा घन के पास, इसको तैयार कर लेना। और हमारा दिया सौरभ भीना जीना घन के पास। तो 39 नंबर आप लोगों के पक्के हो चुके हैं, है ना। और 39 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। अब चलो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगे। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा। तो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो मैं लेकर के आ गया हूँ, इनको भी तैयार कर लो। सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमारा 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाएगा पेपर में, 20 नंबर का आएगा। तो वो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो मेरा देखो पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। कि प्रेमचंद्र अपने घर में, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना हो जाएगी। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है, कि जीवनी विधा की रचना है, कि कहानी विधा की रचना है, कि नाटक विधा की रचना है। तो अब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, कि प्रेमचंद्र अपने घर में एक जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। अब चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर कह रहा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। यशपाल दिया, वृंदावन लाल वर्मा दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और राम कुमार वर्मा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन जब पेपर में ये प्रश्न आएगा तो आप लोगों को राम कुमार वर्मा जी को सही करना है। मतलब कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे राम कुमार वर्मा जो हैं, ये छायावादी युग के प्रमुख लेखक हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि करुणालय के लेखक हैं। करुणालय के लेखक कौन है। तो करुणालय के लेखक हमसे पूछेंगे, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया है। तो करुणालय के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया हमारा लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी ऑप्शन हमारा दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए। लेकिन अब देखो बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो करुणालय के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। तो चलो अब आगे देखो। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि अशोक के फूल किस विधा की रचना हो जाएगी। अशोक के फूल जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो ये भी हमारा प्रश्न नंबर 1 ही नंबर का आएगा। निबंध विधा की रचना है, कि कहानी विधा की रचना है, कि आत्मकथा की रचना है, कि जीवनी विधा की रचना है। तो इतना आप लोग समझ लीजिए कि अशोक के फूल जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो मेरे पर जो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा निबंध विधा की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे। अब चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। जो हमारी रचना है त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या होता है ना। जैसे हमारा जैनेन्द्र दिया है, प्रेमचंद्र दिया है, जयशंकर प्रसाद दिया है, और अमृतलाल नागर दिया है। तो ये हमारे 5 प्रश्न नंबर 5 हमारे हो गए। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया जैनेन्द्र, बी ऑप्शन प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन अमृतलाल नागर, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र को सही करेंगे, कि त्याग पत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र है। इतना आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र हो जाएगा। चलो फिर आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो मेरे और भी आगे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे।
प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कह रहा है कि रीतकाल की रचना है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रीतकाल की रचना क्या हो जाएगी। रीतकाल की रचना बताइए। तो इनमें से कौन सी रचना जो है जो रीतकाल की रचना हो जाएगी। अब देखो ए ऑप्शन दिया रामचरितमानस, बी ऑप्शन दिया है प्रेम माधुरी, बी ऑप्शन दिया प्रेम माधुरी, सी ऑप्शन दिया है प्रिय प्रवास, डी ऑप्शन दिया रामचंद्रिका। तो रीतकाल की रचना इसमें से कौन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, यानी कि बी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्रिका को सही करेंगे। रामचंद्रिका हमारा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। रामचंद्रिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 को लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि ललित ललाम जो है रचना है, तो ललित ललाम किसकी रचना है। ये देखो हमारे दिया है। ए ऑप्शन दिया मतीराम की रचना है, बी ऑप्शन दिया है देव जी की रचना है, कि सी ऑप्शन दिया है कि पद्माकर जी की रचना है, कि डी ऑप्शन दिया है भूसड़ी जी की रचना है। तो ये हमको देखना है कि ललित ललाम जो है किसकी रचना हो जाएगी। तो ललित ललाम किसकी रचना हो जाएगी, है ना। तो चलो बात करते हैं कि ए ऑप्शन दिया मतीराम की रचना है, कि बी ऑप्शन दिया है कि देव जी की रचना है, सी ऑप्शन दिया पद्माकर जी की रचना है, डी ऑप्शन दिया है भूषण जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मतीराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। मतीराम जी की रचना है ललित ललाम जो है, यह हमारी मतीराम जी की रचना हो जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होता है ना। तो तार सप्तक का देखो प्रकाशन वर्ष कितना होता है। ए ऑप्शन दिया 1935, ए ऑप्शन दिया 1953, बी ऑप्शन दिया हमारा 1935, सी ऑप्शन हमारा 1943, डी ऑप्शन हमारा 1919। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया कि तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कितना होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 1943 हमारा सही हो जाएगा। 1943 यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि साकित के रचनाकार कौन है। साकित के रचनाकार कौन है, ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि साकित के रचनाकार कौन है। तो ए ऑप्शन दिया हमारा जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन हमारा दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन हमारा दिया मैथिली शरण गुप्त, और डी ऑप्शन हमारा दिया भगवती चरण वर्मा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा गया साकित के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, यानी कि साकित के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये हमारे साकित के रचनाकार हो जाएंगे। चलो अब आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो ए ऑप्शन दिया हमारा तुलसीदास, बी ऑप्शन हमारा दिया मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन हमारा दिया केशवदास, और डी ऑप्शन हमारा है जयशंकर प्रसाद। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। तो डी ऑप्शन हमारा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तो रामचंद्रिका के लेखक कौन है। तो रामचंद्रिका के लेखक हमारे केशवदास, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं ले चलता हूँ आगे। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो यहाँ पर कह रहा है कि रूप से 13 घन के पास। प्रश्न नंबर 11 को उठाएंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो यहाँ पर कह रहा है कि रूप से 13 घन के पास, रूप से 13 घन के पास में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया हमारा रूपक अलंकार है, बी ऑप्शन दिया हमारा उपमा अलंकार है, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार है, डी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें से हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा। रूप से 13 घन के पास में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, यानी कि रूप से 13 प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन यमक अलंकार इसमें है नहीं कहीं, तो आप लोग यहाँ पर यमक अलंकार लिख लो, या इसको काट करके यमक अलंकार लिख लेना यहाँ पर। अब चलो आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि रोला जो है किस प्रकार का छंद है। रोला जो है किस प्रकार का छंद है। ए ऑप्शन दिया हमारा अर्ध सममात्रिक है, बी ऑप्शन है हमारा कि सममात्रिक छंद है, सी ऑप्शन है हमारा कि विषम मात्रिक छंद है, डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो रोला किस प्रकार के छंद है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा अर्ध सममात्रिक। तो रोला जो है एक अर्ध सममात्रिक प्रकार का छंद है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। उपदेश नहीं है भाई, उपनाम भी नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। उपनाम ही सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
तो बी ऑप्शन को सही करेंगे। अब चलो आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर लिखा है कि हानि लाभ में समास है, तो हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है। तो प्रश्न नंबर 14 का देखो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्वंद्व समास, यानी कि इसका राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब चलो ले चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 तो यहाँ पर लिखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है कि वीर रस है कि करुण रस है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे चार ऑप्शन है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा करुण रस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा इसका। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 16 के ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि मछली का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि मछली का, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो द्विज दिया ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन दिया हमारा रसना, सी ऑप्शन दिया हमारा मीन और डी ऑप्शन दिया मूड। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मीन को सही करेंगे, यानी कि आप प्रश्न यहाँ पर सी, हमारा प्रश्न नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखो यहाँ पर लिखा है कि रात का तत्सम रूप क्या होता है। रात का तत्सम रूप क्या होता है, रात्रि होता है कि निशा होता है कि दिन होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम रूप क्या होता है, तो रात का तत्सम रूप हमारा रात्रि होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब चलो उठाते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 देखो यहाँ पर लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ए ऑप्शन दिया अक्षर होती है, बी ऑप्शन दिया हमारा शब्द, सी ऑप्शन दिया वाक्य, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे चार ऑप्शन है। यहाँ पर हमसे करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अब देखो यहाँ पर अक्षर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो मेरा दिया है, अक्षर जो होता है ये हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखो हमसे कह रहा है कि सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। ए ऑप्शन दिया भाव प्रयोग है, बी ऑप्शन दिया हमारा कर्तरी प्रयोग है, सी ऑप्शन दिया कर्मणी प्रयोग है, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्तरी प्रयोग, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। मतलब कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन दिया 6 भेद होते हैं कि 8 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 सही हो जाएगा, तो 8 को सही करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन भी बता दिए मैंने आप लोगों को, है ना, जो कि आप लोगों के पेपर में बनने वाले हैं। तो यहाँ से देखो मैं आज की इस क्लास को एंड करता हूँ, और जो प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।